अ, कल हमने कल वाले लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स करे थे सीक्वेंस के। एंड वी डिस्कस्ड हाउ टू check whether a sequence is uniformly convergent or not. So now today we take two examples of series, and we will use Weierstrass M test to check the uniformity of the sequence. So you see, the first example is summation varies from 1 to infinity sine nx over n raised to power p, and p is greater than 1. And second example is cos nx over n square. So basically both questions are similar. Are uniformly convergent for all real values of x. So तो सबसे पहले हमने f of nx का मॉड लिया, and this mod is nothing but it is mod of sine nx over np. और np पे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये नेचुरल नंबर है और पावर भी इसकी 1 से ऊपर है। And this sine of nx is less than equal to 1, so it is simply less than 1 over np, n raised to power p, because sine nx mod is less than equal to 1। ठीक। सो इसको हम एम एन मान सकते हैं। सो सो इट मीन्स दैट दिस एफ एन ऑफ एक्स का जो मॉड है वो 1/n रेज टू पावर पी से कम है, और इसको मैंने एम एन मान लिया। सो हमें पता है कि दिस समेश सीरीज एम एन, दैट इज 1/n रेज टू पावर पी, इज कन्वर्जेंट when p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्योंकि हमने ग्रेजुएशन में पी टेस्ट पढ़ा होता है, तो पी टेस्ट में क्या होता है, एन रेज टू पावर पी कन्वर्ज कन्वर्जेंट होती है अगर पी अपना ग्रेटर देन 1 होता है, और डाइवर्जेंट होती है अगर पी जो अपना लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पी ग्रेटर देन 1 दिया है, दैट्स व्हाई इट इज ए कन्वर्जेंट। और हमने ये हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर इस तरह से हमें एक अगर सीरीज एम एन मिल जाए जो कन्वर्जेंट हो, तो वाई वेस्ट्रा सेम टेस्ट लगा सकते हैं। सो बाय दैट टेस्ट एफ एन ऑफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ओके। सो दूसरा क्वेश्चन भी इस तरह से आप कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें मॉड लेंगे तो मॉड कॉस, दूसरे क्वेश्चन में एफ एन ऑफ एक्स मॉड इज नथिंग बट इट इज कॉस एन एक्स ओवर एन स्क्वेयर, सो इट इज लेस देन इक्वल टू 1/n स्क्वेयर। तो सीरीज अपनी 1/, इसको हम एन एम एन मान सकते हैं। सो समेशन 1/n स्क्वेयर जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा। ठीक, इस कन्वर्जेंट होगी बिकॉज यहाँ पी जो है वो 2 है और 2 जो 1 से बड़ा है।
ठीक, सो बाई Weierstrass this series summation cos nx over n raised to power 2 is will also uniformly convergent. Now we discuss one more theorem. So in this theorem, first of all, you see the statement. Statement is कि if f is sequence fn converges f uniformly on E on set T in a metric space, let x be a limit point of E, and suppose that limit t tend to x fn of t is so limit t tends to x fn of t is equal to an. Then sequence an converges and limit t tending to x f of t is equal to limit n tend to infinity an. और इसको इन वर्ड अदर वर्ड्स ये लिख सकते हैं। बोलने का मतलब है कि स्टूडेंट्स की हमारे पास ये मान लो हमारे पास ई है, और अब मैपिंग भी कहीं ना कहीं ई एन ई टू ई होगी, है ना। ठीक, तो यहाँ पे अपनी एक सीक्वेंस है, उसमें F1 ऑफ एक्स होगा, F2 ऑफ एक्स होगा, और ये सीक्वेंस जो है वो कहीं ना कहीं किसको कन्वर्ज कर रही है, इट कन्वर्ज टू एफ ऑफ एक्स। ठीक, और ये कन्वर्जेंस जो वो यूनिफॉर्मली है। अब यहाँ पे ये बोला है कि अगर एक्स इसका लिमिट पॉइंट है, अगर एक्स इसका इस ई का लिमिट पॉइंट है, अब ई कहीं ना कहीं एक्स यहाँ पे होगा या कहीं पे भी होगा, तो डेफिनेटली अगर एक्स का लिमिट पॉइंट है तो एक्स लिमिट पॉइंट का मतलब तो उसके नेबरहुड में बहुत ज्यादा पॉइंट्स होने वाले हैं। ठीक, इसके नेबरहुड में बहुत सारे पॉइंट होने वाले हैं, और ये जो पॉइंट्स होंगे इसकी नेबरहुड में इतने क्लोज होंगे कि कुछ ना कोई पॉइंट अदर देन एक्स इस नेबरहुड में एग्जिस्ट करेगा। तो अगर ये टी है इस नेबरहुड में तो टी एक्स को टेंड करेगा, तो ये जो सीक्वेंस है जो अपनी एफ एन है, तो वो सीक्वेंस अपनी इस तरह से बन जाएगी कि F1 ऑफ टी, F2 ऑफ टी, लाइक दिस। तो ये डेफिनेटली एफ ऑफ टी को कन्वर्ट करेगा, पर जैसे ही टी जो है वो एक्स को टेंड करेगा तो ये सीक्वेंस ऑफ डेफिनेटली क्या बन जाएगी, F1 ऑफ एक्स हो जाएगा, F2 ऑफ एक्स हो जाएगा, इसी तरह से एफ एक्स हो जाएगा। इसको हमने ए एन बोल दिया, इसको A1 बोल दिया, इसको A2 बोल दिया, इसको A3 बोल ए एन बोल दिया, या सिंपल ए बोल दिया, यू कहते हैं। इसको बाद में डिस्कस करते हैं भी ए क्यों आएगा। ये तो समझ आ गया आपको कि उस टी का जो सीक्वेंस हमने F T1 T2 ऐसे टी में ले ली, फर्क तो भी पड़ेगा नहीं, पर हमने एक्स इसलिए हटाया क्योंकि एक्स को हम लिमिट पॉइंट मान रहे हैं। तो टी के इसके अराउंड जो पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स के ऊपर एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी जो कहीं ना कहीं एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ टी होगा, तो एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ज करेगा।
तो ये जो नई सीक्वेंस बनेगी एक्स के ऊपर, वो भी कन्वर्ज करेगी। आप खुद ही देख लो यहाँ पे, इसमें टी को क्या कन्वर्ज कर गया, टी एक्स को कन्वर्ज कर गया, टी जो एक्स को कन्वर्ज कर गया, तो डेफिनेटली सीक्वेंस में क्या होगा, एक्स होगा और एन होगा। ठीक। तो नई चीज ऐड की है कि एक अगर एक्स इसका लिमिट पॉइंट है तो इस तरह से होगा, और साथ में ये जो नई सीक्वेंस बनेगी ये भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक। और साथ में हमें ये प्रूव करना है कि जो एफ टी होगा, एफ टी का जो लिमिट पॉइंट होगा, लिमिट टी टेन टू एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन के बराबर है। देखो इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है कि एफ एन जो है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, कन्वर्जेंस है। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लगा दी कन्वर्जेंस की, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की। सो let epsilon greater than 0 be given, there exists a positive integer n such that mod of fn of t minus fm of t is less than equal to epsilon for all n is greater than equal to n, and m is greater than equal to n for all t belongs to कैपिटल ई। तो स्टूडेंट इसमें ये कौन सा थ्योरम लगा, ये कल जो हमने पढ़ा था कॉची क्राइटेरियन। अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है तो ये कॉची सीक्वेंस होगी। ठीक। तो ये कॉची सीक्वेंस का कंसेप्ट लगा। पिछले, अगर आप देख लो इसको, लेक्चर को आप देख सकते हैं, उसमें हमने ये प्रूव किया था, इसको कॉची क्राइटेरियन बोला था, और इसमें कन्वर्स भी ट्रू था कि अगर एफ एन एफ जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी तो डेफिनेटली मॉड ऑफ एफ एन टी माइनस एफ एम टी जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा। तो इसको आप देख लेना। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पे, टी को लेटिंग टी टेंडिंग टू एक्स, एक्स को टेंड करेगा टी, क्योंकि एक्स जो इसका लिमिट पॉइंट है ई का। ठीक है। तो हो सकता है ई में और लिमिट पॉइंट भी हो, पर एक एक कम से कम एक पॉइंट एक्स जो है वो ई का लिमिट पॉइंट है। तो जैसे ये लिमिट पॉइंट को टेंड करेगा, एक मतलब लिमिट एन टेन टू टी टेन टू एक्स होगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ए एन के बराबर। और ये एफ एम किसके बराबर हो जाएगा, ए एम के बराबर। ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस, ये हमें दे के रखा है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दिस कि इस पे अगर लिमिट लगेगी तो ये ए एन के बराबर आएगा। तो यहाँ पे एफ एन है तो ए एन आएगा, और एफ एम होगा तो ए एम आएगा। तो सिंपल डेफिनेशन लगाई कॉचीज की, और यहाँ से अपने अपने पास ये। अब डेफिनेटली स्टूडेंट इससे ये प्रूव हो रहा है कि जो सीक्वेंस अपनी सीक्वेंस ए एन है वो कॉची सीक्वेंस हो गई। और स्टूडेंट अगर ये कॉची सीक्वेंस हो गई तो डेफिनेटली कन्वर्जेंट होगी। ठीक। तो यहां से लिख दिया कि दिस इंप्लाइज इट इज कॉची सीक्वेंस, और कॉची सीक्वेंस होगी तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। उसके बाद अगर कन्वर्जेंट है तो किसी ना किसी को तो कन्वर्ज करेगी, तो हमने मान लिया कि दिस कन्वर्ज टू ए। नाउ अब हमने ये प्रूव कर रहे हैं कि एफ टी, और ये देखो ये हमने यही प्रूव करना है कि एफ टी जो है इज इज कन्वर्स टू ए, क्योंकि इसको हमने ए मान लिया। हमने ये प्रूव करना है कि लिमिट टी टेंडिंग टू एक्स एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए, ये प्रूव करना है। तो हम एफ टी माइनस ए लेके चलते हैं। ठीक। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट। ये अगर ए को कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब स्टूडेंट यही हुआ कि लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू ए, ये मतलब हुआ इसका। इसको ऐसे लिख लो या मैथमेटिकली ऐसे लिख लो, एक दोनों का एक ही मतलब है ना। हो तो दोनों का डिफरेंस लेके चले, मॉड ऑफ एफ टी माइनस ए मॉड इज इक्वल टू एफ एन टी माइनस ए एन माइनस एफ एन टी
माइनस FT an प्लस लगाना पड़ेगा -an। तो मैंने क्या किया, टीम टर्म ऐड करी। देखो हमारे पास ओरिजिनल तो दो टर्में थी, एक FT प्लस का ए आ गया आपका FT, माइनस बाहर है तो माइनस प्लस हो जाएगा, और साथ में एक माइनस ए था, तो ये -a ये वाला हो गया। बाकी ये टर्म हमने माइनस करी तो ये प्लस करी, ये प्लस करी तो ये माइनस करी। हमने यहाँ पे दो टर्में ऐड करी और दो ही सब्ट्रैक्ट करी। ऐड कौन कौन सी करी, FN और an, और यही माइनस कर दी। तो तीन कॉम्बिनेशन, तीन बन गई हमारे पास। सो दिस इज नथिंग बट इट इज mod of a plus b plus c, so it is less than mod a plus mod b plus mod c, like this. So this is less than equal to mod of fn of t minus an plus mod of, यहाँ पे माइनस है तो माइनस भी लगा देंगे तब भी कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मॉड का ये लेस देन इक्वल टू आता है, क्योंकि a माइनस बी मॉड भी a प्लस बी होता है, और प्लस के लिए भी यही रहता है ना, इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं। तो ये नेगेटिव के लिए भी सेम रिजल्ट होल्ड कर जाएगा। साथ में FN of t minus f of t प्लस मॉड ऑफ an माइनस ए, तो तीन चीजें बन गई। तो अब इनको देखते हैं कि एप्सिलॉन से कम कैसे आएगा। तो पहला, वी फर्स्ट चूज n सच दैट, अब ये क्यों आया इस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, बिकॉज ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है, क्योंकि यूनिफॉर्मली ऊपर कन्वर्जेंस का हमने रिजल्ट लगाया था वहां पे, कॉची सीक्वेंस का, है ना, कॉची सीक्वेंस का ये लिखा था हमने ऊपर। तो यहाँ इसकी जगह हमने ये लेके चला था, उसकी जगह हम ये भी ले सकते थे, FN of t माइनस f of t लेस देन एप्सिलॉन, तो हमने ये यूज कर लिया अब। और ये एप्सिलॉन जो से एप्सिलॉन वही 3 से कम है। ठीक, तो यहाँ लिखा हुआ है मैंने रीजन, बिकॉज FN इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। एक तो हो गया, क्योंकि अब तीनों के लिए कोई ना कोई लॉजिक ढूंढना चाहिए हमें, इसके लिए तो मिल गया हमें, ये क्वांटिटी जो है एप्सिलॉन बाई 3 से कम है। अब बाकी दो के लिए, सच दैट an माइनस एप्सिलॉन, ये क्यों होगा स्टूडेंट, अगर इसके ऊपर अगर हम लिमिट ले लेंगे, इसके ऊपर अगर हम t जो है वो x को टेंड करेगा, तो ये अपना क्या आ जाएगा, an, और ये क्या हो जाएगा, a। ठीक, तो डेफिनेटली यहां से an और इसके लिए भी रिजल्ट निकल गया। ठीक, इसी से निकल गया ये। सो देन फॉर n वी चूज ए। अब इसमें अब तीसरी चीज तो ये बच गई हमारे पास, ये वाला चीज आ गया, ये वाला, इसके लिए हमने रिजल्ट बनाना है। तो मेरे को लगता है ये तो समझ आ गया होगा आपको ये कैसे बना। मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें अगर हम t को, या इसको हम ऐसे भी यहाँ पे यहाँ से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, यहाँ से कि ये a को कन्वर्ज कर रहा है, तो an माइनस ए जो है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 आएगा। ठीक, ये यहाँ से आया, ये बेसिकली यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ ये तो प्रूव करना है, ये कैसे हमने इसको ए नहीं लिख सकते ना अभी तक, तो यहाँ से नहीं आएगा ये, यहाँ से क्लियर होगा यहाँ से कि an जो है वो a को कन्वर्ट कर रहा है, सो मॉड ऑफ an माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। अब हमारे पास थर्ड के लिए, देन फॉर दिस n वी चूज ए नेबरहुड b ऑफ x सच दैट an FN ऑफ t माइनस an लेस देन एप्सिलॉन बाई 3, और t जो है वो किस उस नेबरहुड और e के बीच में होगा, और t नॉट बिलोंग्स टू दिस। जो मैं आपको ये बता रहा था ऊपर कि ये ये जो अपनी नेबरहुड ली है हमने, ये वाली, इस नेबरहुड में इसको हम बी बोल दिया हमने,
तो इस नेबरहुड में जब हम पॉइंट लेंगे, उसमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं जब एक्स जो होगा, टी टी जो होगा एक्स के क्लोज होगा, तो ये वाली जो सीक्वेंस है, ये वाली सीक्वेंस है, ये वाले को बोला ये A1 हो गई, ये वाली सीक्वेंस इसको हो गई, ये इसको हो गई, है ना। कब हुआ? जब टी इज टेंडिंग टू एक्स। इट मीन दैट जब बिल्कुल क्लोज होगा तो कहीं ना कहीं जो आपका एफ एन होगा, एफ एन होगा, वो बड़ा क्लोज होगा ए एन के बराबर, क्योंकि वो टेंड ही कर रहा है जस्ट, है ना। तो वही लिखा है यहाँ पे। इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू होगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इट्स वेरी नियर टू। तो यही लिखा, वी इज ए नेबरहुड अराउंड एक्स, टी इज नॉट एक्स टू टी। तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। ठीक। तो तीनों क्वांटिटी का हमने ये बना लिया। सो वी इन तीनों को अगर यूज करेंगे इसमें, तो दिस इक्वेशन वन इम्प्लाई, दिस इज वन, वन इम्प्लाइज epsilon by 3 plus epsilon by 3 plus epsilon by 3. So it is equal to epsilon. Provided T belongs to V neighborhood, V और E का इंटरसेक्शन, मतलब V में होना चाहिए और T जो है वो X के बराबर नहीं होगा। ठीक। तो इससे क्या प्रूव हो गया? इससे प्रूव हो गया कि लिमिट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए। और ए किसके बराबर है? ए जो इसके बराबर है। ठीक। तो यहाँ पे हम एफ टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एफ टी क्या आएगा? एफ टी इज लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स। और यहाँ पे ए एन की वैल्यू पुट कर देते, तो ए एन क्या है? लिमिट टी एक्स टेंडिंग टू एक्स एफ एन ऑफ टी। तो बेसिकली इस थ्योरम का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि हम हमारे पास दो लिमिट्स आ गई, एक आ गई एक्स के ऊपर और एक आ गई एन के ऊपर। तो हम इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो दोनों का रिजल्ट जो सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि पहले आप एन को इन्फिनिटी टेंड करा दो, फिर टी को एक्स टेंड कराओ, या यहाँ पे ये बोल रहा है कि टी को एक्स को टेंड करा दो और फिर एन को इन्फिनिटी टेंड कराओ, तो रिजल्ट सेम आएगा। बट ये रिजल्ट तभी सेम आएगा अगर एक्स जो होगा वो लिमिट पॉइंट होगा, इज लिमिट पॉइंट ऑफ ई। अगर ये आइसोलेटेड पॉइंट वन एक्स, तो रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। यस रोहित, क्लियर होगी बात ये? किसी को कुछ इसमें पूछना है? यस काशु, अंशु, पता चला आपको इस चीज का? हेलो, आवाज आ रही है आपको? चलिए, चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट वन मोर थ्योरम। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो थ्योरम इज कि we have a sequence, we have a sequence of functions. Fn is a sequence of continuous functions on E, and if Fn converges to F uniformly on E, then F is continuous on E। ठीक। तो हमारे पास सीक्वेंस है। कैसी सीक्वेंस है? F1 ऑफ एक्स, F2 ऑफ एक्स, ये सीक्वेंस है। और ये सीक्वेंस सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ई के ऊपर, ये भी ऑल आर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस।
ठीक, ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी, जितने भी ये सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं। और ये बोलता है अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है एफ को, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, तो ये जो एफ है ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की सीक्वेंस अगर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस करती है किसी फंक्शन को, तो वो फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक, तो नाउ टू प्रूव एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन ई, हमें प्रूव करना है कि एफ भी कॉन्टिन्यूस होगा। एफ एन तो कॉन्टिन्यूस दिया ही है, और यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस भी दी है। एफ कॉन्टिन्यूस दिया है, सारे फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस हैं, और साथ में हमें दिया है कि सीक्वेंस जो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, एफ को कन्वर्ज कर रही है। तो हमें ये प्रूव करना है कि एफ भी इसका कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। तो हमने एक पॉइंट ले लिया, लेट सी बिलोंग्स टू ई, वी एनी पॉइंट, and for all x belongs to E, for all x belongs to E, and for all m belongs to capital N, we have f of x minus f of c। अब हमने इसको लेस देन एप्सिलॉन प्रूव कर दिया, तो f जो होगा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा c के ऊपर। तो इसको बनाने के लिए मैंने ये दो टर्म ऐड कर ली और ये स्प्लिट कर दी, ये टर्म और ये टर्म ऐड कर दी, और यही मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी। तो मैंने इन्वॉल्व कर लिया एफ एम ऑफ एक्स और एफ एम ऑफ सी, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो अगेन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बना, मॉड ऑफ ए, दिस इज ए, दिस इज बी, एंड दिस इज सी। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी। तो सिंस एफ एन इज कन्वर्ज इज यूनि, अब तीनों को, ये इसको भी लेस देन एप्सिलॉन बाई थ्री प्रूव करना है, इसको भी एप्सिलॉन बाई थ्री होगा, और ये भी एप्सिलॉन बाई थ्री होगा तीनों। फिर तीनों का एडिशन हम एप्सिलॉन बना लेंगे। तो उसके लिए कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगा देते हैं, है ना, क्योंकि हमें तो दिया ही है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है एफ को सीक्वेंस। So for given epsilon greater than 0, there exists a positive integer m such that for all x belongs to E and for all n greater than equal to m, we have fn of x minus f of x is less than epsilon by 3। In particular ये जो रिजल्ट वन है, ये किसके लिए ट्रू है, ऑल द वैल्यूज ऑफ एन विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो मैं इक्वल टू एम के लिए इस रिजल्ट को यूज कर लेता हूँ, तो एन की जगह मैं एम पुट कर दूं, तब भी ये रिजल्ट जो होगा वो एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन बाई थ्री से कम ही रहेगा। तो दैट्स व्हाई आई राइट इट हियर, इट इन पर्टिकुलर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई, एफ एम ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन बाई थ्री। ठीक, तो दो का सेटल हो गया, अब तीसरे का बचा हमारे पास। सो दैट इज कंटिन्यूटी से आ जाएगा। तो कैसे बनेगा, क्योंकि हमें सारी जो सीक्वेंस है वो किसकी दी है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन की दी है। तो अपना एफ एम भी उसी सीक्वेंस का कोई ना कोई पार्ट होगा, एफ वन ऑफ एक्स है, एफ टू ऑफ एक्स है, तो इसी सीक्वेंस का कोई ना कोई ये फंक्शन होगा, तो ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। सो सी के ऊपर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एफ एम इज कॉन्टिन्यूस एट सी। सो सी पे कॉन्टिन्यूस है तो क्या होगा, सो देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगानी, तो यहाँ पे डेल्टा लेते हैं हम, यहाँ पे हम देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन नहीं लिखते हैं या एम नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम डेल्टा लेना पड़ेगा कंटिन्यूटी के लिए। सो देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा वी है। अगर ये नहीं लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा, एक ही बात है। ठीक है, मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ एन ऑफ सी लेस देन एप्सिलॉन बाई थ्री। तो तीनों का हमने रिजल्ट बना लिया कि दे आर लेस देन एप्सिलॉन थ्री है। तो तीनों को यूज करके व्हाट वी गेट एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन एप्सिलॉन, और मॉड ऑफ
x minus c less than delta, so f is continuous at x is equal to c। तो यही प्रूव करना था, c is arbitrary point only, so f is continuous at every point of E। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट थ्योरम। और इसमें एक चीज हम और इसका जो यूज कर सकते हैं वो ये यूज है स्टूडेंट कि हमने कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, कन्वर्स ऑफ यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम मे नॉट बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू। ठीक, मतलब क्या हो गया कि कन्वर्स माने कि अगर कोई सीक्वेंस सीक्वेंस एफ एन है और वो एफ को कन्वर्स कर रही है और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और अपना एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगी। वन वे है कि ये अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो एफ भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि अगर एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस है ऑन ए बी, then it is not necessary that sequence fn is uniformly convergent। तो इसको मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, that is if the limit function f is continuous on E, then it is not necessarily that the sequence fn is uniformly convergent on E। क्लियर? कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। तो इसका यूज हम कई तरह कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर शो दैट सीक्वेंस एफ एन वेयर एफ एन ऑफ एक्स मैंने ले लिया टेंजेंट इनवर्स एन एक्स इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल 0 1। इसका कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले हम एफ निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स, पहले पॉइंट वाइज होना चाहिए ना, तो हम अगर लिमिट लगाएंगे तो टेंजेंट इनवर्स एन एक्स, तो जीरो पे तो जीरो हो जाएगा ये, तो इन एन को इन्फिनिटी को टेंड कराएंगे और हम यहाँ पे जीरो को छोड़ देते हैं वन वन पे भी, तो डेफिनेटली ये कहाँ जाएगा, इन टेंजेंट इन्फिनिटी बनेगा कहीं ना कहीं, टेंजेंट इन्फिनिटी, और टेंजेंट इन्फिनिटी मतलब π/2। ठीक, और एट जीरो एक्ट एस इक्वल टू जीरो, डेफिनेटली एफ ऑफ लिमिट एन टेंड टू एफ एन ऑफ एक्स, तो ये आपका टेंजेंट इनवर्स जीरो, तो टेंजेंट इनवर्स जीरो तो जीरो ही बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स जीरो आएगा। तो हम देख रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो अपना जीरो के ऊपर तो जीरो आया, लेकिन π/2 आया जब एक्स जो है वो ये, तो इसका मतलब किसके ऊपर डिसकंटिन्यूस हुआ, ये जीरो के ऊपर डिसकंटिन्यूस हो गया। तो क्लियरली एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस
नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो पे नहीं है तो पूरे इंटरवल पे नहीं है, हमने तो पूरे इंटरवल की बात करनी है। ठीक। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0, 1। सो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब है कि जो अपनी सीक्वेंस है एफ एन ऑफ एक्स इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस बाई वर्ब थ्योरम, है ना। अगर ये कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, तो हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।